हेलो बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन का लेक्चर नंबर 3। तो लेक्चर नंबर 3 में हमको पढ़ना है प्रकाश का अपवर्तन। पहले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था प्रकाश क्या होता है, उसकी सारी प्रॉपर्टीज, और दूसरे लेक्चर में प्रकाश का परावर्तन हम सब कुछ खत्म कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो अपवर्तन जैसे प्रकाश के परावर्तन का मतलब होता था, मैंने बताया था कि टकरा के वापस आना, उसको प्रकाश का परावर्तन बोलेंगे। ऐसे अपवर्तन क्या है, जब प्रकाश की किरण एक मीडियम से चल के दूसरे मीडियम में टकराएगी नहीं, इंटर कर जाएगी। ठीक, यानी एक माध्यम से आएगी और दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाएगी। जैसे मान लीजिए ये कोई मीडियम है, ठीक है, इधर से लाइट आई और इसके अंदर इंटर करके उधर चली गई, तो उसको बोलेंगे अपवर्तन। देखिए यहाँ पे लिखा है, जब प्रकाश की किरणें किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक, देखिए क्या होता है इसमें, ये इधर इस साइड, यहाँ पे क्या है, इस साइड पूरा नीचे पानी है, वाटर, और इसके ऊपर हवा है, वायु। ठीक है, अब देखिए प्रकाश की किरणें, ये क्या है, वायु एक माध्यम है। ठीक, एक माध्यम से चलकर जैसे ही दूसरे माध्यम में आई, इसको जाना चाहिए था कैसे, ऐसे एकदम सीधे निकल जाती है। यहाँ पे देखिए लाइट ऐसे आ रही है, इसको ऐसे सीधे निकल जाना चाहिए था। ठीक, लेकिन ये सीधे नहीं निकली है, अपने मार्ग से विचलित हो गई है, ऐसे गई है। इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, आप लोगों ने ग्लास में पानी लीजिए, उसमें पेन या पेंसिल डाल के देखिए, तो जब वो पानी में जहां से पेन डूबा हुआ होगा वहां से लगेगा कि थोड़ा सा मुड़ गया है, लगेगा कि नहीं। ये एक्सपेरिमेंट आपने देखा होगा घर पे या कहीं भी करके आप देख सकते हैं। पेंसिल देखिए, पेंसिल को दिखना चाहिए था एकदम सीधी, ऐसे दिखना चाहिए था। ठीक, ऐसे दिखना चाहिए था, लेकिन वो दिख नहीं रही है, वो लग रहा है कि इधर से ऐसे हुई है। ठीक, ये क्या है, अपने मार्ग से विचलित हो गई है। तो इसी घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे दो कंडीशन है। ठीक है, इधर से जब हम देखेंगे तो हमको पेंसिल ऐसे लगेगा, ऐसे मुड़ी हुई है। अब देखिए इसमें होता क्या है, एक लाइन अभिलंब, आपको पता है अभिलंब क्या होता है, यानी जो सरफेस से, जो पृष्ठ से 90 डिग्री का कोण बनाता है उसको अभिलंब बोलते हैं। यहाँ पे एक अभिलंब है, ठीक है, अभिलंब है ये पूरा। अब प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में इंटर करेगी तो अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। ठीक, अब आपको ये नहीं पता होगा विरल माध्यम क्या है और सघन माध्यम क्या है। तो देखिए एक एग्जांपल यही ले रहा हूं मैं, हवा क्या है, विरल है, पानी क्या है, सघन है। जैसे हवा में चलेंगे हम तो आसानी से चल सकते हैं, इधर उधर जा सकते हैं, ठीक, आसानी से जा सकते हैं। अब हवा के मुकाबले में पानी में अगर चलूं तो पानी में चलने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि घना है पानी। विरल और सघन, सघन का मतलब होता है घना। ठीक, पानी क्या होता है, एकदम घना, डेंसर होता है, उसमें चलने में दिक्कत होगी हमको। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं सघन। ठीक, हवा में देखिए आसानी से चल सकते हैं हम। ठीक, ये हवा है, हवा में आसानी से चल सकते हैं, तो हवा कौन सा माध्यम हो गया, विरल माध्यम हो गया। पानी क्या है, डेंसर है, सघन माध्यम है। ठीक है, पानी में चलने में हमको दिक्कत होगी तो वो क्या होगा, सघन माध्यम हो जाएगा। अब देखिए एक चीज, जब भी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, विरल से सघन में जाएगी, सघन में जाएगी तो क्या होगा, अभिलंब की तरफ मुड़ेगी, अभिलंब की ओर मुड़ेगी। ठीक, अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, हवा क्या है, विरल माध्यम है। ठीक, विरल माध्यम से वाटर क्या है, सघन माध्यम, सघन माध्यम में जा रही है, इसको जाना चाहिए था ऐसे, ऐसे जाती ना, लेकिन ये ऐसे ना जाके, ये अभिलंब है, अभिलंब की तरफ झुक गई है। ठीक, इसको याद रखिएगा। ऐसे ही अगर मान लीजिए इधर से मैं देखूं, इधर से मैं देखूं, ठीक, इधर से देखूं, तो इधर से देखने में क्या होगा, देखिए लाइट ऐसे जा रही है। ठीक, ये क्या है, सघन माध्यम है, वाटर क्या है, सघन माध्यम है। सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। देखिए सघन माध्यम से आई, इसको ऐसे जाना चाहिए था ना, ये ऐसे आ रही है, ऐसे जाना चाहिए था। ठीक, लेकिन क्या कर रही है, ये अभिलंब है, अब अभिलंब की तरफ मुड़ नहीं रही, अभिलंब से दूर हट रही है। ठीक, तो यहाँ पे एक और चीज लिख रहा हूं, अगर प्रकाश की किरण सघन से, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो क्या होगा, अभिलंब से दूर हटेगी, दूर हटेगी। ठीक, ये दोनों चीजों को आपको याद रखना है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी। ठीक, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। ठीक है, सघन माध्यम देखिए ये क्या है, ये सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है। इधर से जब देखेंगे तो प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, तो देखिए इसको ऐसे जाना चाहिए था, ये ऐसे मुड़ जाएगी, अभिलंब है, अभिलंब से दूर हटेगी। ठीक, और विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी। अगर इधर से इसी चीज को देखें हम, इधर से देखें तो क्या होगा, ये विरल माध्यम है, विरल माध्यम में से जा रही है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में अब इंटर करेगी, तो इसको जाना चाहिए था ऐसे। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, यहाँ पे अभिलंब, अभिलंब की तरफ मुड़ेगी। ठीक, दोनों चीज याद रखिएगा, ये दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए।
अब देखिए बेटा, जैसे प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम था, ऐसे ही प्रकाश के अपवर्तन का भी 2 नियम है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है प्रकाश के अपवर्तन का नियम पहला है, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। अब देखिए इस वाले फिगर में आपतित किरण कौन है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। जो आने वाली किरण होती है इसको आपतित किरण, ये देखिए ये आ रही है, ये कौन सी किरण हो जाएगी, ये आपतित किरण हो जाएगी। ठीक, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब, और ये जो बिंदु है ये आपतन बिंदु है, इसी आपतन बिंदु पे ये क्या है, अभिलंब है, अभिलंब। ठीक, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। और अपवर्तित किरण कौन है, ये अपवर्तन हो रहा है इसका, तो ये वाली जो किरण है ये अपवर्तित किरण हो जाएगी, अपवर्तित किरण। ठीक, किरण। ठीक है, देखिए पहला नियम, जैसे परावर्तन में पहला नियम क्या था, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक में तल होती है। इसमें क्या होगा, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा अपवर्तित किरण, सिर्फ इसमें परावर्तन की जगह अपवर्तित किरण आ जाएगी। ठीक, तो पहला नियम हमारा क्या रहा है, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों देखिए एक ही तल में है ना, इसी तल में है। ठीक, तो यही हमारा पहला नियम है अपवर्तन का। और दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात स्थिर होता है। यहाँ पर देखिए साइन आई आपतन कोण की ज्या, साइन आर अपवर्तन कोण की ज्या, यही इन दोनों का अनुपात क्या है, कांस्टेंट यानी स्थिर होगा। इसी को स्नेल का नियम भी बोलते हैं, स्नेल का नियम। ठीक, अब इसमें भी पता होगा आई किसको बोलते हैं, ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है ये क्या होगा, आपतन कोण होगा आई, और अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है ये आर यानी अपवर्तन कोण है। ठीक है, तो ये एकदम आसान है, सीधा सा है, इसको याद कर लीजिए, लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए। तो बच्चों इसके बाद हमको जानना होगा अपवर्तनांक क्या होता है। ठीक है, तो अपवर्तनांक की डिफिनेशन लिखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए कोई माध्यम है, ठीक, जैसे निर्वात से प्रकाश की किरणें चल के आए, निर्वात से चलने के बाद पानी में इंटर कर गए। ठीक, तो ये यहाँ पहले एक लिखा है किसी माध्यम n का अपवर्तनांक, इसका फार्मूला होगा n इज इक्वल टू निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, ये क्या है, अनुपात है, इसी अनुपात को क्या बोलेंगे, अपवर्तनांक बोलेंगे। ठीक है, अब इस माध्यम की जगह कुछ भी हो सकता है, हो सकता है वायु हो सकता है पानी हो या गिलास हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो हमको अपवर्तनांक किसी भी माध्यम का निकालने के लिए क्या करना होगा, पहले देखेंगे कि वायु आ कहां से, प्रकाश की किरणें आ कहां से रही है और आने के बाद कहां जा रही है, किस माध्यम में जा रही है। तो जिस माध्यम में जाएंगे उस माध्यम का अपवर्तनांक यहाँ लिखेंगे, और निर्वात में प्रकाश की चाल ऊपर लिखेंगे, नीचे माध्यम में देख लेंगे कितनी प्रकाश की चाल है, तो उससे क्या पता चल जाएगा, हमको माध्यम का अपवर्तनांक पता चल जाएगा। यहाँ पे इसी फार्मूले को लिखा हूं नीचे, n इज इक्वल टू सी, सी प्रकाश की चाल निर्वात में जो होती है उसको बोलते हैं सी, और v क्या है, किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल है उसको v बोलते हैं। ऐसे ही मान लीजिए निर्वात से प्रकाश नहीं आ रहा है, किसी कोई एक माध्यम है, जैसे मान लीजिए पहला माध्यम है हमारा वायु है। ठीक, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गई है, तो दूसरा माध्यम हमारे पास है जल यानी वाटर। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पानी के वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो इसको कैसे लिखेंगे, पहले किसके सापेक्ष है, वायु के सापेक्ष, तो एयर के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वाटर, वाटर का अपवर्तनांक। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, पहले एयर में कितनी स्पीड की, स्पीड इन एयर, स्पीड इन एयर यानी वायु में जितनी चाल है उसको लिख लेंगे, फिर वाटर में कितनी चाल है, स्पीड इन वाटर, इसी अनुपात को क्या बोलेंगे, अपवर्तनांक बोलेंगे माध्यम का। ठीक, जैसे यहाँ पे लिखा है कोई एक माध्यम है, ठीक, एक माध्यम के सापेक्ष हमको दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निकालना होगा, तो 1 and 2 करके पहले ऊपर क्या लिखेंगे, माध्यम 1 में जितनी प्रकाश की चाल है बटे माध्यम 2 में जितनी प्रकाश की चाल है, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास अपवर्तनांक निकल जाएगा। ठीक, इसको भी नोट कर लीजिए, छोटा सा टॉपिक है ये। देखिए बेटा एक टॉपिक है जिसपे क्या होता है, अक्सर क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, वो क्वेश्चन क्या है, वास्तविक गहराई और स्पष्ट गहराई। देखिए क्या होता है, समझा रहा हूं, ये मान लीजिए कोई नदी है, ठीक, इसमें पानी है पूरा, कोई सिक्के की कॉइन, एक सिक्का है, वो कॉइन है। ठीक, अब देखिए सिक्का जो है यहाँ पे है मान लीजिए, तो वो सतह हमको कुछ ऊपर दिखाई देती है, यानी पानी बाहर से देखेंगे हम तो पानी लगेगा कि उतना गहरा नहीं है, लेकिन जब उसमें जाते तो पता चलता है कि वाकई में ये गहराई में है। ठीक है, तो ऐसे ही जो सिक्का है, सिक्का हमको दिखेगा कि बहुत ज्यादा गहराई में नहीं है, ठीक, लेकिन जब उसमें जाके देखेंगे तो एक्चुअल में वो गहराई में होता है। ऐसा होता क्यों है, देखिए ये मान लीजिए कोई सिक्का है, एक लाइट ऐसे आई सीधी चली गई 90 डिग्री पे, ठीक, और दूसरी लाइट क्या कर रही है, किसी कोण पे जा रही है,
यहाँ पे जैसे ही आएगी, अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये वाटर क्या है यानी पानी सघन माध्यम होता है और इधर वायु है, वायु विरल माध्यम होगी। तो मैं आपको बता चुका हूँ जब भी प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएंगे तो अभिलंब से दूर हटती हैं। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, अभिलंब हो जाएगा। इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन क्या करेगी, ये अभिलंब से दूर हटेंगे यानी कुछ इस तरीके से ये इसका अपवर्तन हो जाएगा। ठीक, अब मैं पीछे अगर इसको मिलाऊं तो यहाँ पे इसको इस पॉलीरे को कट करिए, दो जगह जहाँ किरणें कट करती हैं अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात वहां पे प्रतिबिंब बनता है, तो इसका प्रतिबिंब हमको उठा हुआ यहाँ पे दिखाई देगा, यानी लगेगा कि सिक्का गहराई में नहीं है, ऊपर ही है थोड़ा सा। ठीक, तो इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, अभी हम लगाएंगे इसको। पहले देखिए, जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा तो किस फॉर्मूले से लगेगा, ये क्या है, अपवर्तनांक है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ठीक, इसका फॉर्मूला क्या होगा, वास्तविक गहराई, यानी ये कितना वास्तव में कितना गहरा है, ये क्या हो जाएगी इसकी वास्तविक गहराई। ठीक, और ये जो है ये स्पष्ट गहराई है, यानी यहां से हमको लगेगा कि इतना ऊपर है, जो देखने पे लगेगा वो स्पष्ट गहराई होती है, और वास्तव में जितना गहरा होगा उसको वास्तविक गहराई। तो उसका फॉर्मूला ऊपर वास्तविक गहराई लिखते हैं, नीचे स्पष्ट गहराई। ठीक, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 है। ठीक, कोई तालाब है, उस तालाब की जो वास्तविक गहराई है वो 20 मीटर है, वास्तविक गहराई यानी हकीकत वाली जो गहराई है वो 20 मीटर है, तो तालाब कितना गहरा दिखाई देगा। ठीक है, अब जितना गहरा होता है उतना गहरा दिखाई नहीं देता, हमको लगेगा कि थोड़ा सा कम ही गहरा है, तो उसी को बताना है कि कितना गहरा हमको दिखेगा, वास्तव में वो 20 मीटर है। तो देखिए कैसे लगाते हैं, फार्मूला है ANW इज इक्वल टू वास्तविक गहराई, वास्तविक गहराई क्या है इसकी, पहले लिखते हैं वास्तविक गहराई, वास्तविक गहराई स्पष्ट गहराई। अब अपवर्तनांक दिया है 4/3 इज इक्वल टू वास्तविक गहराई कितनी दी है, 20 मीटर, हमको निकालना क्या है, स्पष्ट गहराई, स्पष्ट गहराई। ठीक, अब देखिए स्पष्ट गहराई उधर जाएगी, स्पष्ट गहराई, ये 3 ऊपर आएगा 20 के साथ और ये 4 नीचे चला जाएगा। ठीक, ये 4 इसको कट करेगा 5 बार में, 5 से 15 मीटर। ठीक है, यानी इसका आंसर क्या होगा, 15 मीटर गहरा हमको तालाब दिखेगा। ठीक, यानी 5 मीटर उससे लगेगा कि कम ही गहरा है, हकीकत में उसकी गहराई कितनी होगी, 20 मीटर होगी, लेकिन हमको लगेगा कि वो 15 ही मीटर गहरा है। ठीक, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है, और हर टॉपिक पे मैं क्वेश्चन लगाऊंगा, इसके बाद क्वेश्चन वाली ही वीडियो आएगी, इसमें सारे क्वेश्चन आंसर होंगे। तो आप लोग चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नोट कर लीजिए। तो बच्चों अब हमको पढ़ना है लेंस। लेंस क्या होता है, जैसे कोई आदमी जब चश्मा लगाता है तो उस चश्मे में क्या लगा होता है, जो शीशा लगा होता है ना, उसी को लेंस बोलते हैं। ठीक है, अब वो लेंस जो होता है कई तरीके का हो सकता है। ठीक, तो सबसे पहले देख लीजिए लेंस क्या है, दो पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो, लेंस कहलाता है। ठीक, यानी इसमें क्या होगा, एक पारदर्शी पृष्ठ होगा। ठीक है, जैसे कांच शीशाई जो है उसी को लेंस बोलते हैं। शीशे से आप देखेंगे जो चश्मा लगाते हैं वो कई तरीके का होता है, या तो ऐसा होगा, ठीक, या तो ऐसा होगा, इस टाइप का हो सकता है, या तो फिर ऐसा होगा, या तो ऐसा भी हो सकता है, या फिर कुछ, हाँ, इस टाइप का होता है। ठीक, तो ये सारे क्या है, ये लेंस है, इसी को लेंस बोलते हैं। ये शीशे का होता है यानी कांच का होता है। ठीक है, तो हमको इसमें पढ़ना है, ये इसको बोलते हैं उत्तल और इसको अवतल। ठीक है, तो इसकी बनावट देखते हैं ये बनता कैसे है। जैसे मान लो मैं एक छोटा सा कांच का गोला ले रहा हूँ, ठीक, अब इसको यहां से मैं कट कर दिया, यहां से भी कट कर दिया, तो दोनों जो कटा हुआ पार्ट है, देखो दोनों, इसका कटा हुआ पार्ट ये और इसका कटा हुआ पार्ट ये, दोनों को मैं ऐसे मिलाऊंगा तो ये कुछ इस टाइप का शेप बन जाएगा, इस टाइप का बनेगा ना, इसी को बोलते हैं उत्तल लेंस। ठीक, और देखो इधर से इसको कट किया, इधर से इसको कट किया, अब जो दोनों पार्ट है इसको घुमा के ऐसे लगाऊंगा, ऐसे घुमा के, तो ये कुछ इस टाइप का बनेगा, इसको बोलते हैं अवतल लेंस। ठीक, तो ये होती है लेंस की बनावट, हमको यही दोनों लेंस पढ़ना है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अब पहचानने का तरीका क्या है, इसका उत्तल लेंस जो होगा वो बीच में मोटा होगा, किनारे किनारे पे पतला होगा, अवतल लेंस बीच में पतला होगा, किनारे किनारे पे मोटा होगा, ये पहचानने का तरीका है इसको। ठीक, तो देख लीजिए,
तो बच्चों जैसे दर्पण में हमने किरण आरेख बनाना सीखा था, यानी प्रतिबिंब कहाँ का बनेगा, कुछ कुछ स्थितियां थी, वैसे ही लेंस में भी है। लेंस में देखिए सबसे पहले उत्तल लेंस में 6 पोजीशन इसमें भी होती है, जैसे उसमें अवतल दर्पण में 6 पोजीशन थी, ऐसे इसमें उत्तल लेंस में 6 पोजीशन होंगी। तो 2 पोजीशन पहले पे है वस्तु अनंत पर और दूसरे में 2f से दूर। देखिए सबसे पहले ये लेंस है, उत्तल लेंस है, ठीक है, ये f1, ये f2 और f1 की दुगुनी दूरी पे 2f1, ये f2 की दुगुनी दूरी पे 2f2। तो वस्तु जो है पहली कंडीशन में अनंत पर है, इनफाइनाइट पे है। तो इनफाइनाइट पे आपको पहले ही से पता है कि लाइट जो होती है मुख्य अक्ष के समांतर आती है, ये मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष के समांतर लाइट आई और फोकस से चली जाएंगी दोनों। ये वाली देखिए आई फोकस से चली गई, ये वाली भी आई फोकस से चली गई, यहीं पे एक दूसरे को कट की। तो जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है, फोकस पे ही बन रहा है, f2 पे बन रहा है, ठीक है। और प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, प्रकृति देखिए पहली कंडीशन तो ये दर्पण लेंस के उस साइड बना है यानी पॉजिटिव है, उस साइड पॉजिटिव इस साइड निगेटिव, ठीक। उस साइड बना है तो क्या है, ये आभासी है, आभासी, ठीक। दूसरा बिंदु आकार का है, बिंदु आकार का, हाँ बस यही दोनों रहने देते हैं, ठीक। आभासी है, बिंदु आकार का है। इसमें देखिए क्या हो रहा है, वस्तु को 2f से दूर, 2f है, 2f से दूर रखेंगे तो एक किरण आएगी मुख्य अक्ष के समांतर आई और फोकस से होकर चली गई। दूसरी यहाँ पे p है, ध्रुव से जैसे आएगी वैसे ही एकदम सीधे निकल जाएगी बिना विचलित हुए। देखिए ऐसे जा रही है, यहाँ भी एकदम ठीक ऐसे ही निकल गई। ये दोनों यहाँ पे कट कर रहे हैं तो यहाँ पे प्रतिबिंब बन जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए प्रतिबिंब की स्थिति क्या है इसमें, ये भी क्या है उधर बना है यानी आभासी है। दूसरा वस्तु से छोटे आकार का बना है, वस्तु से छोटा बना है। तीसरा उल्टा बना है, ठीक। तो ये है दोनों स्थिति। देखिए बेटा इसके बाद वस्तु कहाँ पे है, ये वस्तु 2f पर है, 2f1 पर, और ये वाली क्या है 2f1 और f1 के बीच। अब देखिए यहां पे जब वस्तु को रखेंगे, ठीक, तो वही फार्मूला है, पहले मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और कहां से, फोकस से निकल जाएगी, ठीक। दूसरी ध्रुव से जिस एंगल पे जाएगी एकदम ठीक वैसे ही आगे निकल जाएगी। तो ये यहाँ पे देखिए कट कर रही है तो ये प्रतिबिंब यहाँ पे बन जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे जो प्रतिबिंब जितना बड़ा है, वस्तु जितनी बड़ी है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बना है, ठीक, बना है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पहला तो आभासी बनेगा, आभासी क्योंकि उस तरफ है दर्पण के। दूसरा समान आकार का, ठीक। तीसरा उल्टा बना है, देखिए वस्तु सीधी रखी थी प्रतिबिंब उल्टा बना है, ठीक। इसके बाद की कंडीशन क्या है, 2f1 और f1 के बीच में जब रखेंगे तो क्या होगा, देखिए पहली जो रे है वो क्या है, जो समांतर आएगी वो फोकस से चली जाएगी, ठीक। दूसरी क्या है, ध्रुव से आएगी और वैसे ही सीधे निकल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सीधे वैसे ही चली गई। तो ये एक दूसरे को यहाँ पे कट कर रही है तो प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा। अब देखिए इसमें जो प्रतिबिंब बना है सबसे पहले उस साइड है तो आभासी है। दूसरा वस्तु इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब इतना बड़ा बना है, यानी वस्तु से बड़ा बना है, ठीक। तीसरा है आपका आभासी है, वस्तु से बड़ा है, उल्टा है, देखिए वस्तु सीधी है प्रतिबिंब उल्टा है, ठीक। इसको भी नोट कर लीजिए। देखिए बेटा इसके बाद वस्तु कहां पे होगी, f1 पे होगी, ठीक। तो देखिए f1 पे वस्तु को रखे हैं, ठीक। तो पहली जो रे है वो तो हमको पता है मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी और फोकस से चली जाएगी, ठीक। दूसरी ध्रुव से जाएगी और जिस एंगल पे जाएगी वैसे ही निकल जाएगी सीधे। तो अब ये देखिए ये आपस में कहीं मिलेंगी, ये कहीं नहीं मिलेंगी, ये अनंत तक ऐसे ही जाती चली जाएंगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं जो वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है, अनंत पर बन रहा है, ठीक। दूसरा अब अनंत पे बनेगा तो उल्टा बनेगा, नीचे की तरफ बन रहा है, ठीक, और उधर ही बन रहा है तो आभासी भी है, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, वस्तु को हम क्या रखे हैं, f1 और p के बीच में रखे हैं। देखिए यहाँ पे वस्तु है तो पहली रे आई वो फोकस से चली गई, ये समांतर आई मुख्य अक्ष के समांतर आई और ये फोकस से चली गई, ठीक। दूसरी देखिए क्या है, दर्पण के ध्रुव से आई है और वैसे ही निकल गई है। अब एक चीज यहाँ पे देखिए, ये आगे बढ़ेंगे तो आगे ऐसे ही फैलती चली जाएंगी, ठीक, आगे कहीं ना मिलेंगे। तो इसको मैं पकड़ के पीछे खींचा, जब पीछे खींचूंगा तो ये ऐसे यहाँ पे आएगी और ये वाली यहाँ पे कट करेगी, दोनों यहाँ पे कट कर देंगे। तो यहाँ पे कट हुआ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक। अब देखिए ये जो प्रतिबिंब है इस साइड बना है यानी वास्तविक है, ठीक। दूसरी चीज वस्तु से देखिए बड़ा है। तीसरा वस्तु सीधी प्रतिबिंब भी सीधा है, ठीक। तो ये 6 पोजीशन होती है। अब मैं इसको बना के भी दिखा दूंगा कॉपी पे,
स्केल से, क्योंकि ऐसे खूब सही बन नहीं रहा है, तो मैं कॉपी बना के अपलोड करूंगा, शॉर्ट्स बना के अपलोड करूंगा, आप लोग चाहिएगा तो देख लीजिएगा उसको। ठीक है, इसके बाद उत्तल लेंस में आप देखेंगे। हाँ तो बेटा देख लीजिए, जब अवतल लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनता है, इसमें दो ही कंडीशन होती हैं। पहली तो आप अनंत पे रखेंगे, दूसरी 2f1 और f1 के बीच में। देखिए 2f1 और f1 के बीच में, तो पहले देखिए अनंत पे बनेगी तो कैसे। अब देखिए जो अवतल लेंस होता है ना, इसका काम होता है ये किरणों को फैला देता है। उत्तल लेंस का काम क्या था, किरणों को एक तरफ मोड़ता है, ठीक है, लेकिन अवतल लेंस फैलाएगा उसको। अब देखिए इसमें अनंत पे जो वस्तु है उससे प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी, तो फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी, ऐसे निकलेंगे, लेकिन जब पीछे हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये फोकस से जाएंगे। ठीक, ऐसे ये वाली भी है, ये ऐसे निकल गई। अब इसको मैं पीछे बढ़ाया तो ये यहाँ पे कट गई, ठीक, यहाँ पे आके मिलेंगे दोनों। ठीक, तो इसी पे प्रतिबिंब बन गया। ठीक है, और इसमें प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, सबसे पहले बिंदु आकार का है। ठीक, दर्पण के इस तरफ है तो वास्तविक है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वस्तु को हम कहाँ रखे हैं, 2f1 और f1 के बीच में। अब देखिए वस्तु यहाँ पे पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी, ऐसे निकल गई, लेकिन पीछे मुड़ाएंगे, इसको घुमाएं बढ़ाएंगे आगे तो ये लगेगा कि फोकस से जा रही है। ठीक, दूसरी तो है दर्पण के जो पोल से जाएगी, ध्रुव से जाएगी, वो क्या होगा, जैसे जाएगी वैसे सीधे निकल जाएगी। तो ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पे कट किए हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, प्रतिबिंब बन गया। ठीक, अब इसकी प्रकृति कैसी है, वस्तु से छोटा है और इस साइड है वास्तविक है। ठीक, वास्तविक है, वस्तु से छोटा है और सीधा भी है। तो ये रे डायग्राम है। अगर आपको बोर्ड पे नहीं समझ में आया तो मैं कॉपी बना के दिखाऊंगा, अपलोड करूंगा, आप उसमें देख लीजिएगा। तो बच्चों अब हमको पढ़ना है लेंस सूत्र और आवर्धन। देखिए बेटा, जैसे दर्पण में हुआ था लेंस का सूत्र, वैसे ही इसमें भी है, बस दर्पण में यहाँ पे प्लस था, इसमें माइनस होगा। ठीक है, और ये भी जैसे दर्पण में आवर्धन किसको बोलते थे, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन बोलते थे। देखिए आई बाई ओ, बस इसमें लेंस दर्पण में क्या था, यहाँ पे माइनस रहता था, ठीक, इसमें माइनस नहीं होगा, यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है, तो आवर्धन किसको बोलते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन बोलते हैं। इसको आई बाई ओ से भी कर सकते हैं और ये भी हो सकता है आई बाई ओ या ये v अपॉन यू। ठीक, और लेंस का सूत्र ये है 1/f = 1/v माइनस 1/u। और f तो पता ही होगा आपको क्या है, f फोकस दूरी है। ठीक, v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है। ठीक, u क्या है, वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी। और इसमें प्लस माइनस निशान, वस्तु माइनस में, प्रतिबिंब कब प्लस में, तो जैसे दर्पण में मैं बताया था वैसे ही सेम लेंस में भी होगी सारी चीजें। ठीक, अब जिन्होंने वो पहली वाली वीडियो नहीं देखी वो जाके देख ले, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस सारे चैप्टर के जो सॉल्यूशन है, क्वेश्चन आंसर, जितनी एक्सरसाइज है सब मैं करवाऊंगा, वो भी अपलोड हो जाएगी, तो आप लोग देख लीजिएगा, नोट कर लीजिए। तो बच्चों फाइनली अब ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, इसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो टॉपिक का नाम है लेंस क्षमता, यानी लेंस की जो क्षमता है वो किस चीज को लेंस की क्षमता बोलते हैं। जैसे आप देखे होंगे जो चश्मा होता है, कहते हैं ना कि चश्मे में इतना पावर है, 1.5 है, 0.25 है, तो वो एक तरीके से लेंस की हम क्षमता ही पूछते हैं। ठीक है, तो लेंस क्षमता होती क्या है, लेंस क्षमता, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता बोलते हैं। यानी जितनी फोकस दूरी होगी उसको नीचे लगा दीजिए, 1 के नीचे लगा दीजिए, तो वो क्या हो जाएगी, उसकी पावर हो जाएगी, उसकी क्षमता हो जाएगी। ठीक, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता बोलते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसकी यूनिट होती है डायोप्टर, इसे D से दिखाते हैं। ठीक, D डायोप्टर। ठीक, तो लेंस की क्षमता यानी पावर क्या होती है, फोकस दूरी का रेसिप्रोकल, यानी फोकस दूरी का व्युत्क्रम हम जब लेंगे तो क्या हो जाएगी, लेंस की पावर हो जाएगी। ठीक, तो चैप्टर खत्म हो गया है। अब आपको एक्सरसाइज सारी मैं करवा दूंगा, हो सकता है कल मैं उसकी भी वीडियो अपलोड कर लूँ, तो आप लोग अच्छी से पढ़िए, नोट्स वोट्स को बना लिए होंगे। तो चलते हैं।